नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब, जो कि भोपाल से हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं। आप सब पहले भी चर्चा में किदवई साहब को सुनते रहे हैं, उनकी किताबें आपने पढ़ी होंगी, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पॉलिटिकल एनालिसिस आती रहती हैं, छपती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। धन्यवाद अतुल। मुझे भी न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुखद एहसास होता है। आजकल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने में कभी कभी इतना सुखद एहसास नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, पहले भी बाद में भी, और जो तरह का फीडबैक मिलता है वो भी एक तरीके की ऑक्सीजन और उत्साह बढ़ाता है। कुछ हफ्ते के अंतराल के बाद हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। और इसके साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथी मौजूद हैं शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। तो जो विषय हैं, कई सारी घटनाएं हैं, कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं, कुछ अराजनीतिक घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शार्दुल, जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं वो हमारे श्रोताओं को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनसे एक बार साझा करें और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अतुल, इस हफ्ते काफ़ी सारी सुर्खियां हैं और ज़रूरी भी हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की और उन्होंने कहा कि परमाणु केंद्रों को किसी भी तरह के नुकसान विनाशकारी साबित हो सकते हैं, उनके नतीजे दूरगामी भी होंगे और विनाशकारी भी होंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी वक्तव्य में कहा गया कि मोदी जी ने बल्कि दृढ़ता के साथ बताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच के जो भी विवाद हैं उनका कोई मिलिट्री सोल्यूशन से अन्य हल नहीं निकल सकता। दूसरी सुर्खी भी उसी से जुड़ी है। इसके एक दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ज़्यादा दबाव अगर रूस पर बनाया गया तो वो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सबके लिए चिंता की बात है। काफ़ी लोग, देशों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर चिंता जताई है। अगली सुर्खी चुनाव आयोग से जुड़ी है। आयोग ने मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा कि आयोग चुनाव की जो आचार संहिता है उसमें बदलाव के बारे में सोच रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, और उसने इसका प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जो आर्थिक वादे करते हैं, खासतौर से कुछ बांटने के, कुछ सुविधाएं मुफ्त देने के, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो इसे आर्थिक रूप से कैसे सफल करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और इसके लिए उन्होंने दलों से 19 अक्टूबर पैसा क्या आएगा, कैसे आएगा, किस एरिया से आएगा, हाँ, वो उसका बजट में कैसे जगह बनाएंगे उसकी। और उन्होंने इसके लिए जवाब, जो उनकी राय मांगी है राजनीतिक दलों की, 19 अक्टूबर तक का समय दिया है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। वहां पर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में अपनी रैली में घोषणा की और कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अब वहां पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में जगह दी जाएगी। ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी है जो कश्मीर की, जो कि एक तरह से नोमैड्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया कि शर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया है, इसका समर्थन किया है और प्रशासनिक कार्यवाही पूरी होते ही ये लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, श्रोताओं के लिए, गुजर और बकरवाल समुदायों के पास पहले से ये आरक्षण है और उनमें थोड़ी, अगर हमारे पास समय रहा तो हम बात भी करेंगे। पहाड़ी समुदाय की तरफ से आरक्षण की मांग काफ़ी समय से थी। एक और ज़रूरी खबर जो कल ही आई बृहस्पतिवार को, कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जो बताती है कि 2020 में, महामारी के समय, भारत में 5 करोड़ 60 लाख, लगभग 5 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी की चपेट में आ गए। मतलब उनका आर्थिक नए लोग, हाँ, नए लोग उसमें जुड़ गए गरीबों में। और इस रिपोर्ट की अभी डिटेल ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं क्योंकि ये कल देर से आई थी और हो सकता है हम आगे इस पर बात भी करें। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात जो है कि वर्ल्ड बैंक को इसमें CMIE के डेटा का उपयोग करना पड़ा क्योंकि भारत ने 2011 से देश में गरीबों की गणना फिर से नहीं की है। तो ये काफ़ी लंबा समय है जो नहीं हुआ और ये एक बड़ी लापरवाही है।
गुरुवार को ही एक और चिंताजनक खबर भी आई। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के पीछे भारत के 4 कप सिरप हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में दवाओं का एक बड़ा निर्यातक भी है और खासतौर से अफ्रीका के अनेक देशों में बड़ी मात्रा में दवाएं जाती हैं। गाम्बिया में डोर टू डोर सरकार मुहिम चला रही है एक कफ सिरप इकट्ठे करने के लिए और अलर्ट के बाद सैंपल भारत भी भेजे गए हैं और डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है। ये चिंताजनक बात है। एक दो खबरें मैं जल्दी से बता दूं। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 5G सेवाओं को लॉन्च किया और 5G से जो सेवाएं हमें मिल पाएंगी, आप ये समझिए कि सूचना क्रांति के सही में जीवन को बदलने की ये शुरुआत हो सकती है। एक और दुख भरी खबर, मेरे लिए ज्यादा, अगर हृदयेश होते तो उनके लिए भी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जो सपना है पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, उसके लिए लगभग 6,500 पेड़ों को काट दिया गया। और साथ ही उत्तराखंड के वन विभाग के अफसरों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो इलाका है उसमें 16 हेक्टेयर से थोड़ी ज्यादा जमीन बिल्कुल सपाट साफ कर दी। और आखिरी सुर्खी दक्षिणी एशिया से। इंडोनेशिया के मलंग शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ और उस भगदड़ में करीब 125 लोगों की मौत हो गई अभी तक की जानकारी के हिसाब से। 34 लोग स्टेडियम में ही मारे गए थे, बाकी अस्पतालों में मरे। और ऐसी ही दक्षिणी एशिया से जो दूसरी खबर है वो थाईलैंड से है, जहां एक पुलिस के पूर्व व्यक्ति, वो पुलिस के पहले सेवारत थे, उस व्यक्ति ने एक डे केयर सेंटर पर गोलियां चला दी जहां पर 34 लोग मारे गए और बाद में उसने अपने परिवार को मार दिया और आत्महत्या कर ली, खुद को भी मार लिया। इसके पीछे नशे की लत या संभावित जो कोई पता ना चला हो मानसिक रोग का अंदेशा लगाया जा रहा है। खुद इस घटना में जो मारे गए लोग हैं उनमें 24 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्योंकि डे केयर था। हाँ जी। तो एक ये दुखद पक्ष है इस घटना का। दो और कुछ घटनाएं हैं, मसलन तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपनी जो राजनीतिक पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि तेलंगाना को अलग राज्य बनवाने के लिए सबसे बड़ी एक अगुआ पार्टी के तौर पर उभरी थी और उसके बाद वो वहाँ पर चुनाव भी जीती तेलंगाना बनने के बाद। अब उसने अपना नाम बदल लिया है, उन्होंने अपना नाम रख दिया है भारत राष्ट्र समिति। और इसके पीछे के चंद्रशेखर राव की अपनी एक मंशा है कि वो एक देशव्यापी नेता के, एक क्षेत्रीय नेता के बजाय एक देशव्यापी नेता के तौर पर, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी छवि को स्थापित करना चाहते हैं। आगामी चुनाव में इस तरह से वो अपनी भूमिका को देखते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो के चंद्रशेखर राव ने अलग अलग विपक्षी पार्टी जो क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग छोटे छोटे, उनके नेताओं से भी मुलाकात की थी और उसके बाद अब उनका ये नया कदम सामने आया है। देखते हैं इसमें आगे और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और एक छोटी सी खबर और लेकिन दुर्घटना ही है, जो कि दशहरा के बाद दुर्गा पूजा के बाद वो दुर्गा विसर्जन के वक्त घटना सामने आई पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में। वहाँ पर एक फ्लैश फ्लड आया और वहाँ पर दुर्गा विसर्जन कर रही एक भीड़ उसकी चपेट में आ गई। अब तक कहा जा रहा है इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, कुछ लापता भी हैं। तो एक ये घटना है। अतुल, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, आप आगे बढ़े। राष्ट्रीय दल बनने के लिए तो 3 राज्यों में मेरे ख्याल से एक मत प्रतिशत चाहिए होता है। बिल्कुल, 3-4 राज्यों में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए और ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उसका एक सर्टेन हिस्सा होता है, जितना उतना अगर आपने सिक्योर किया है तभी आप बन सकते हैं। जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा था वो उसका मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बताएं सर। ये 2 तरीके के, एक तो ये मैं कर सकता हूँ कि मैं विशाल भारत पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी विशाल भारत के नाम से है, लेकिन उसका टेस्ट जो होता है वो इलेक्शन कमीशन जिसको ग्रांट करता है वो उसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की, जैसा अतुल जी आपने कहा, बिल्कुल सही है कि 6% वोट मिले उसे। अगर 6% का वोट का उसके पास बनता है जहां भी वो चुनाव लड़ता है राज्यों में, 3 राज्यों में, या उसकी 2-4 लोकसभा की सीटें हो, तो मतलब किसी तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपका इम्प्रिंट हो तो वो बनता है। यहाँ के ऊपर चंद्रशेखर राव के केस में उनका आप जानते हैं कि तेलंगाना में बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन तेलंगाना के बाहर बिल्कुल प्रभाव गौड़ है। तो क्या वो आंध्र में, और क्योंकि आप पूरा इतिहास पता है कि विभाजन हुआ था आंध्र का, तेलंगाना और वो, तो आंध्र में उनके लिए पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है, एक चैलेंज है।
वो मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को पॉलिटिकली 24 के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर में अभी कोई नेता नजर नहीं आता। एक तरफ नीतीश कुमार भी है, कह सकते हैं, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। लेकिन अगर पुराने लोग एक कार्यक्रम देख और सुन रहे हो तो उन्हें याद होगा कि जैसे देवीलाल की जो भूमिका थी 1989 में जी। कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, लेकिन जो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री पद का जो ताज था वो गठबंधन ने देवीलाल को दिया था, और देवीलाल ने वो ताज उतार के वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का बड़ा विरोध था चंद्रशेखर और दूसरे लोगों की तरफ से। तो जो चंद्रशेखर राव है, वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका मकसद ये है कि वो ये प्रधानमंत्री की रेस में आए, क्योंकि वहां उन्होंने सब चीजें केटीआर को सौंपना चाह रहे हैं, अपने बेटे को, और वो राष्ट्रीय इसमें एक चीज़ और है, अब लगे हाथ इस पर चूंकि बातचीत चल रही, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ केदुए साहब, एक होता है व्यवहारिक राजनीति होती है जिसमें आपको पता होता है, और एक होता है कि आप पोस्चरिंग करते हैं। और मैं ब्लफ तो नहीं कहूँगा राजनीति में, हालांकि ब्लफ भी बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक ब्लफ मैंने देखा अरविंद केजरीवाल का कि रैंडम किसी ईडी की रिपोर्ट को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। और ये एक तरह से उनके स्टाइल पैटर्न, उनकी पॉलिटिक्स का पैटर्न है। वो हर चुनाव से पहले इस तरह की बातें कहते हैं। वो दिल्ली से पहले भी ये बात कह रहे थे, पंजाब से पहले भी बात कह रहे थे, कुछ जगहों पे और अलग अलग स्टेट्स में भी कहते, कहीं वो सफल होती हैं, कहीं असफल होती हैं, वो अपनी जगह है। तो जो चंद्रशेखर राव की पोजिशनिंग है, क्योंकि चंद्रशेखर राव की एक जो कहते हैं रेजोनेंस होता है जो लीडर का, अपने स्टेट के बाहर मुझे नहीं लगता कम से कम नॉर्थ के किसी भी स्टेट में चंद्रशेखर राव की अपील मेरे ख्याल से शून्य जैसी है। उसके बावजूद अपने को एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वो पिच कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल कर और इस तरह से, तो ये कितना पॉस्चरिंग है और कितना इसमें व्यवहारिक वो नज़रिया आप देख पा रहे हैं? मतलब ये आपने बड़ा रोचक और गूढ़ भी तरीके का प्रश्न पूछा है। तो देखिए, हम अगर अपने देश के इतिहास में देखें तो कई बार ऐसे मौके आए हैं, जैसे देवेगौड़ा बने, आई के गुजराल बने, चरण सिंह बने, और चंद्रशेखर, ये 4 प्रधानमंत्री एकदम से ध्यान में आते हैं जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके अपने दल के संख्या बहुत कम थी जी। तो चंद्रशेखर राव को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कम दल का, मतलब 10-12 लोकसभा का सदस्य भी हो तो भी वो बन सकता है, क्योंकि अगर कोई विकल्प ना हो, जैसे मैंने पिछले रिस्पॉन्स में भी कहा, तो वो एक किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, देश में बहुत सारे दल हैं, करीब अगर आप देखें तो ऐसा कहा जाता है कि करीब हमारे यहाँ जो लोकसभा में है, और मुझे एक समय तो 48 थे, लेकिन 34-35 अभी भी राजनीतिक दल हो गए, छोटे बड़े मिला के। जी। तो उनको जोड़ पाना, कांग्रेस और भाजपा तो 2 है, बाकी सबको जोड़ पाना, जो खासतौर से जो कोलिशन सरकार, जिसको हम हिंदी पट्टी में खिचड़ी सरकार कहते हैं, खिचड़ी सरकार में कोई एक सूत्रधार होता है। अभी उस सूत्रधार की भूमिका में, जैसे जिस तरह से जयप्रकाश नारायण थे, उनका एक अपना पॉलिटिकल मूवमेंट था, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, आई के गुजराल थे, कई वो जो थे हरकिशन सिंह सुरजीत थे, कई लोग इस भूमिका में रह चुके हैं। हाँ। तो वो अपने आप को उस भूमिका में लाना चाहते हैं कि वो एक सूत्रधार के रूप में काम करें, और अगर कोई नहीं बनता तो वो बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, उनको अपने प्रदेश में, तेलंगाना में, जहां उन्होंने अपने बेटे को और परिवार के और कुनबे को आगे बढ़ाया है, उनको वहां से एक सेफ पैसेज चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट चाहिए कि अब हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। वो आपको ध्यान होगा कि वो कुछ जी। समय पहले नीतीश कुमार से भी मिलने गए थे, वो एम.के. स्टालिन से भी मिलने गए थे, हाँ। वो ममता बनर्जी, वो एक ऐसे शख्स है जिसको लेके कोई संकोच नहीं है। अरविंद केजरीवाल से तो आज इस समय जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, कोई मिलना भी नहीं चाहते। एक व्यक्ति जिसकी एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई हमारे तो 12-14 वो सांसद हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। नहीं, आप किसके बारे में कह रहे हैं कि जिसकी एक भी लोकसभा में सीट नहीं है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नहीं, केजरीवाल के लोकसभा में तो लोग हैं ही हैं। शून्य है। नहीं, पंजाब से उनके पास सीटें थी अभी। वो सब राज्यसभा से आएंगे। नहीं, उसके वो पहले ये पंजाब संगरूर वाली सीट उनके पास थी, अब गई है। हाँ, अभी अभी मैं कह रहा हूँ, आज की स्थिति में उनके पास लोकसभा में शून्य है, एक भी सीट नहीं है, जी। और ठीक बात। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये मतलब हमारी भारतीय राजनीति की खूबसूरती कह लीजिए, या जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हवा बनाने वाली बात है, हवा बनती आती है। ब्लफ। ब्लफ, ब्लफ मास्टर के नाम की मूवी भी थी, सिनेमा भी था। आनंद, आपको क्या लगता है ये जो चंद्रशेखर राव का जो अपनी पिचिंग है, कितना हवा है और कितना इसमें पानी है? इससे पहले आपका प्रश्न था वो राष्ट्रीय
दल के पार्टी पर, बनने हाँ के मापदंड को लेकर। जी जी। तो मुझे जहाँ तक स्मरण है चुनाव आयोग का कि इसमें जो नियम में ऐसा है कुछ कि जो 4 या अधिक राज्यों में आपको विधानसभा या लोकसभा के 6% मत प्राप्त चाहिए होने चाहिए जी। और कम से कम 4 लोकसभा सीट। और लोकसभा सीट 3 विभिन्न राज्यों में आपके पास 2% लोकसभा के सीट 3 विभिन्न राज्यों में होने चाहिए। ये 2 अगर कंडीशंस आप मीट करते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है। मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है यही। तो टीआरएस तो अभी इस पैमाने पर कहीं खरा उतरता नहीं है, तो राष्ट्रीय दल का मान्यता जो वो टेक्निकलिटी है इलेक्शन कमीशन के फर्मे में, वहां तो टीआरएस नहीं टिकता है, अभी केवल पोस्चरिंग के लेवल पे ज्यादा है। एक 2-3 जो है आयाम जिस पर आपने चर्चा की जी, तो मेरे ख्याल से एक जो नेशनल अल्टरनेटिव का जो स्पेस है उसके लिए एक होर है और उसमें कांग्रेस जो है वो भी एक मतलब वन अमंग द मेनी प्लेयर्स है। उसको जो पहले वाली जो प्राइमेसी थी नेशनल अल्टरनेटिव की उससे ढकेल कर और जो क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने अपने गढ़ में मजबूत हैं वो भी अपना दावा वैसा ही कर रही हैं कि कांग्रेस को इसमें कोई जो है एडवांटेज ना हो और अगर एडवांटेज हो भी तो जो एल्बो स्पेस है जो नेगोशिएशन का है उसमें हम भी अपनी दावेदारी दें पहले से ही। और जो क्योंकि जो जब जो हेजेमनिक पोजीशन जब कांग्रेस की थी तो उसके खिलाफ जो राष्ट्रीय विकल्प बनते थे उसकी एक ही विचारधारा थी एंटी कांग्रेसिज्म। तो एंटी कांग्रेसिज्म अपने आप में एक जो है आइडियोलॉजी हो गई थी। अभी उसी तरह एंटी बीजेपीज्म भी आइडियोलॉजी का शक्ल ले रही है लेकिन उसका जो है एक कहिए कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है, उसका कोई जो कॉन्क्रीट रूप सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। और इस जो दूसरी बात आपने कही ये बड़े-बड़े दावे करना ये मेरे ख्याल से मतदाता के उस मनोविज्ञान को भी पकड़ने की कोशिश है जिसमें कुछ ऐसे मतदाता हैं। सीएसडीएस का एक सर्वे था कि 31% मतदाता करीब ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, फ्लोटिंग, जो जीत रही हो। तो अपनी दावेदारी जो है और आजकल ये सोशल मीडिया का भी मेगाफोन है, इतना डिजिटाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहुँच है कि अपनी दावेदारी इतनी मजबूत रखो कि कुछ फ्लोटिंग वोटर हमें हमारी दावेदारी की मजबूती देखते ही हुए हमें वोट दें। तो क्योंकि अगर आप शुरू से ही बहुत कमजोर दिखिएगा कि आप बिल्कुल रेस में हैं ही नहीं तो फ्लोटिंग वोटर का वोट मिलने में आपको हो सकता है मुश्किल होगी। तो ये भी है और जहाँ चंद्रशेखर राव का उनका जो है सीमित है, मतलब वो तो आपने जैसा कहा सीमित जो एक आधार है और एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के अलावा उनके पास और क्षेत्रीय वो पटना आए थे तो नीतीश जी से भी उनका तालमेल नहीं बना और वो सार्वजनिक भी हो गया। एक अजीबो-गरीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा वो एक अजीब सा वो बहस आप उठिए आप बैठिए वाले का एक अजीब तमाशा हो गया। तो वो वही है जैसे कि अभी हरियाणा में जो रैली इन्होंने की थी उसमें भी जो है जो इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला जो है कांग्रेस को अलग रखने के पक्ष में दिख रहे थे, नीतीश जी साथ लाने में उसकी भी एक अलग राजनीति है, उसको आगे बात कर सकते हैं। ठीक बात। तो शार्दुल आपको कुछ जोड़ना है इसमें, ये जो राष्ट्रीय राजनीति का इसमें है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बस कुछ नहीं, केवल एक चीज श्रोताओं के लिए कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें टीआरएस के लोग जनता को मुर्गे और शराब बांट रहे थे। तो बाकी जो मेरा पॉइंट है वो चुनाव आयोग की बात में मैं कर अच्छा दूंगा। वो और ये भी बड़ा अजीब सा, ये पहली बार मैंने देखा कि वो जिंदा मुर्गे दे रहे थे, एक मुर्गा और एक बोतल शराब, एक मुर्गा और एक बोतल शराब। तो ये टीआरएस का फार्मूला है और पता नहीं ये राष्ट्रव्यापी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, लेकिन अब तक हम लोगों ने मुर्गा और शराब को केवल सुना था और इस वीडियो के जरिए ये टीआरएस ने उसको सही किया है। टीआरएस का एक
क्या है कि जैसे कि वो एक नया राज्य बैकवर्डनेस के आधार पर बनाने का, क्योंकि साउथ में जितने भी राज्य बने सब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने, बिल्कुल। तो रीजनल डिस्पैरिटी और बैकवर्डनेस के आधार पे तो उनका एक एक कहिए कि वन पॉइंट एजेंडा वाली पार्टी थी कि नया राज्य बनाना है, और उनका पॉलिटिकल कैपिटल सब उसी से डिराइव हुआ है कि उन्होंने उसमें ये सफल रहे। और इसमें एक उनकी उपलब्धि ये है कि जैसे झारखंड भी राज्य बना जी। तो उसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो पार्टी जो उस आंदोलन की अग्रदूत रही झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। क्यों उनका जनाधार बहुत जल्दी सिमट गया। हालांकि ये वो सत्ता में हैं अभी, लेकिन फिर भी उनके कई चैलेंजर्स सामने आ गए। और इससे भी ज्यादा बहुत स्पष्ट उदाहरण उत्तराखंड का है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल एकदम नो एंटिटी हो गया पूरे टाइम आंदोलन उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने के बाद। तो टीआरएस का एक है कि उन्होंने वो पॉलिटिकल कैपिटल जो नया राज्य बनाने उसको इंटैक्ट रखा, लेकिन वही उसकी सीमा भी है कि वो उस क्षेत्र तक ही सीमित दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो हमारे श्रोताओं के लिए दो जानकारियां हैं। 14 और 15 अक्टूबर जो आ रही है, इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री का जो हमारा एनुअल इवेंट है मीडिया रंबल, उसका आयोजन हो रहा है इंडिया हैबिटेट सेंटर में। 2 दिन देश विदेश की तमाम मीडिया और जर्नलिज्म से जुड़ी तमाम शख्सियतों का इसमें हिस्सेदारी होगी। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मीडिया रंबल के सारे सेशन फ्री हैं, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इन 2 दिनों में मौजूद हैं वो आ सकते हैं। कोशिश करके आएँ, ज़्यादा बहुत कुछ जानने देखने सुनने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी लोग रजिस्ट्रेशन के जरिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखें 14 और 15 अक्टूबर। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो शो जो हमारा शुरू हुआ है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा के साथ, उसको भी आप देख सकते हैं। इसका नाम है बैक इन टाइम, और इसमें वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हैं रघु राय, इकोनॉमिस्ट हैं मोंटेक सिंह अहलुवालिया, और इसके अलावा आनंद पटवर्धन। तो इन लोगों के तमाम लोगों के साथ कुणाल कामरा की बड़ी दिलचस्प अंदाज में बातचीत है, उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा शो है और काफ़ी दिलचस्प अंदाज में इसको फिल्माया गया है। हम अपनी बातचीत जो शुरू करेंगे उसमें, हालांकि हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, फिर भी थोड़ा सा मैं इस पर बातचीत कर लेना चाह रहा हूँ कि काफ़ी नकारात्मकता फैल गई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, और रशीद किदवई साहब हमारे साथ हैं। जिस तरह से ये पूरा नौटंकी हुई और अशोक गहलोत का जो रूप दिखा, उसके बाद फिर एक बार फिर से लोगों का अटेंशन राहुल गांधी की उस पदयात्रा की तरफ जा रहा है, और पदयात्रा में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उस पर मैं आपकी अगर प्रतिक्रिया जानना चाहूँ तो पहली बार सोनिया गांधी उसमें हिस्सा लेने पहुंची कल, यानी कि बृहस्पतिवार को, और करीब 1 घंटे तक वो के आसपास वो उस यात्रा का हिस्सा रही। कर्नाटक, केरल, जिस तरह से इस पूरी यात्रा में इन 2 राज्यों को तवज्जो दी जा रही है, वो बची हुई कांग्रेस की जो राजनीतिक ज़मीन है उस पर फोकस कर रही है कांग्रेस, या फिर पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने का इरादा है? क्योंकि गुजरात में बहुत हाल में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बिना लड़े ही कांग्रेस पार्टी ने वहां सरेंडर कर दिया है। किदवई साहब जी, अतुल जी, आपने जो ये प्रश्न पूछे वो प्रश्न ऐसे हैं कि उस पर पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है, इतना लंबे अध्याय हैं। लेकिन मैं समय का ध्यान करते हुए बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बातों को चर्चा करने पड़े। देखिए, जैसा हम अपने जीवन में अपनी गांव देहात शहर के जीवन में जानते हैं कि जो विषम परिस्थितियां आती हैं, तब आपको हितैषियों का और अपने जो रिश्तेदार या जो आपसे जितने जुड़े हुए लोग होते हैं उनका आपको असली चरित्र पता चलता है। कि वो आपके प्रति कितने संवेदनशील हैं, आपके प्रति कितने गंभीर हैं, आपके प्रति उनको कितना सम्मान का और प्रेम का भाव रखते हैं। राजनीतिक दल में भी यही मापदंड, यही पैमाना अपनाना चाहिए, और नजर भी आता है कि जब विषम परिस्थिति से कोई राजनीतिक दल गुजर रहा होता है तो उसकी अंदरूनी राजनीति में जो उठापटक होती है, नौटंकी का शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो तमाम चीजें उसका एक तरीके का दर्पण होता है। तो हमें जो हम उस राजनीतिक दल को देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत रोचक होता है, उनके लिए तकलीफदेह, हमारे लिए रोचक है। देखिए, वफादारी का पैमाना राजनीति में बड़ा अटपटा सा रहता है, बदलता रहता है, समय के साथ चलता रहता है। कोई सॉलिड चीज नहीं है वफादारी।
अशोक, अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है जिसमें राहुल गांधी का खास तौर से, कि वो नैरेटिव जो है वो साफ होना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ। ऐसा माना गया कि अशोक गहलोत को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो वो राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। तो ये जो ये एक उसमें एक भ्रम का विषय था, मतलब उनको, अशोक गहलोत को किसी ने कहा नहीं, और इस वजह से, और अशोक गहलोत ने भी मतलब जब उस मुख्यमंत्री पद का को पकड़े रहने के लिए तमाम सीमाएं तोड़ दी। तो ये एक हमें, और ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी अब जो उनकी पूरी एक जो उनकी लेगेसी है उसमें एक दाग, एक धब्बा लग गया कि वो सोनिया गांधी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस पार्टी का एक जो है विधायक दल की मीटिंग भी नहीं करा पाई जयपुर में। ये एक धब्बा उनके ऊपर लग गया जो इतिहासकार बाद में लिखेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने ये प्रयास कर रहा है कि दक्षिण में जहां उनका थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व है उसको मजबूत करे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जो राजनीतिक दल का जो आकलन होता है वो उसकी लोकसभा, विधानसभा, मतलब चुनाव के ऊपर होता है। और चुनाव में आज कांग्रेस कहाँ है? कोई राज्य आप मुझे बताएं कि जहां ऐसा महसूस हो कि वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर होगा। मतलब जो हम बात करते हैं 2019 के चुनाव में, केरल से बहुत सारी सीटें आई थी, क्या केरल से बहुत सारी सीटें अब की आएंगी? तमिलनाडु से तो आ सकती हैं क्योंकि वहां के ऊपर सहयोगी दल अच्छा है। क्या पंजाब से कांग्रेस की सीटें 7-8 आएंगी जो 19 में आई थी? सबका जवाब जो है वो निगेटिव है। तो और कांग्रेस कहीं गेन करती नहीं नजर आ रही है, कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो 30 लोकसभा सीट ले आएगी। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा विषय है। राहुल गांधी ने वो सब कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि 14 या उससे पहले उन्हें करना चाहिए था। मतलब नो योर राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को जाने समझे कि राहुल गांधी को में व्यवहार कुशलता है, और वो एक आज्ञाकारी बेटे की तरह माँ की मतलब जूते के फीते बांध रहे हैं, वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तमाम चीजें जो एक राहुल गांधी को नॉन सीरियस पप्पू कैरेक्टर के रूप में इतने साल प्रोजेक्ट किया, राहुल गांधी ने उस यात्रा के जरिए उसका जवाब दिया है। लेकिन ये जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है राहुल गांधी 7-8 साल लेट है। टोटल मिला करके जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव है वो एक प्रयास था। प्रयास ये था कि गैर गांधी परिवार के सदस्य को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो उसमें एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ये वंशवाद का से उस तरह से लिप्त नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। वंशवाद से अतुल तमाम जितने राजनीतिक दल है सारे लिप्त सारे पीड़ित। हाँ, इसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात। मैं एक चीज यहीं पर आपको रोक रहा हूँ केदुई साहब, आपसे एक और सवाल मेरे मन में आया और फिर आनंद और शार्दुल उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एक बड़े बदलाव की बात कही जाती है और जिस तरह से गांधी जी ने अपना स्टैंड लिया शुरुआत में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, देर आए, थोड़ा घिसट घिसट क्या, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लेथार्जिक एक एटीट्यूड है कांग्रेस पार्टी का, धीरे धीरे किसी चीज़ के लिए तैयार होती है। फिर तो वो अध्यक्ष पद के चुनाव में भी दिखा, लेकिन एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ता हुआ कदम था कि भाई वो चुनाव अब होने जा रहे हैं अध्यक्ष पद का। लेकिन वो एक कहावत है कि ढाक के 3 पात वाली जो स्थिति हो जाती है अंत में आके, वो फिर से होता दिख रहा है। क्योंकि पहले एक मुखौटे के तौर पर अशोक गहलोत को पीछे से समर्थन देकर लाया गया और अभी उनसे जब बात बिगड़ गई तो खड़गे को लाया गया। तो जो कोई भी जो आदमी जो कांग्रेस को मजबूत हो, कोई भी लोकतांत्रिक आदमी जिसका लोकतंत्र में भरोसा होगा और जिसको उन संवैधानिक मूल्यों में भरोसा होगा जिनके आधार पर आज़ाद भारत की नींव पड़ी है 47 में, वो चाहेगा कि एक मजबूत, रोबस्ट और एक सर्वसमावेशी कलेक्टिव लीडरशिप को ध्यान में रखने वाली कांग्रेस इस देश में मजबूत हो, एक पार्टी या एक परिवार की बनिस्बत। तो उस सिचुएशन में आज जो हो रहा है, खड़गे स्टेटस को के अलावा और क्या किस चीज के प्रतीक हैं? क्या उनसे कांग्रेस में किसी जान फूकने की उम्मीद की जा सकती है? क्या उनसे कांग्रेस जहां पर आज है उसको में कोई आमूलचूल बदलाव की, कोई वैचारिक दिशा देने की, लीडरशिप देने की उम्मीद की जा सकती है? या फिर वो उन्हीं जड़ियल परंपराओं में जो कांग्रेस में चलती आ रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस यहाँ तक पहुंची, या कम से कम कांग्रेस में बदलाव नहीं हो रहा है और कांग्रेस बड़ी दुर्गति में, उसी के प्रतीक है या उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे खड़गे अगर जीतते हैं? जी, तो देखिए, सबसे बड़ी बात उसका एक लाइन में जवाब दिया जा सकता है कि खड़गे जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे बन नहीं रहे, बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। कौन बना रहा है वो सबको पता है कि लीडरशिप, तो उसका जो कांग्रेस में जो नयापन का जो एक प्रयोग हो सकता था, वो जैसे मान लीजिए कोई चुनाव होता, चुनाव चाहे वो एक तरीके का, आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों में भारत में
कोई उस तरह की जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं वो नहीं है, किसी राजनीतिक दल में नहीं है, और कांग्रेस कोई अपवाद नहीं है। जी लेकिन जी उसका एक कम से कम एक जो आडंबर एक वो बनाया जाता, बिल्डअप करते, वो बिल्डअप भी नहीं हो पाया। और उसमें कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी चूक हुई है, फजीहत हुई है। और जो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तो इसमें कोई भाजपा का या दूसरी राजनीतिक दलों का दोष नहीं है। ये जी अंदर कांग्रेस में लोगों का असली चेहरा हमें अशोक गहलोत और सबका, और सोनिया गांधी देखिए कितनी विवश नजर आती है। हाँ आप उनको कह सकते हैं कि वो सदी की ये महिला और वो महिला, लेकिन इन सबसे कोई नहीं, अपनी आखिर में अंत में क्या हो रहा है, अपनी पार्टी भी गांधी परिवार नहीं चला पा रहा है। और ये मुझे लगता है ये सबको जाहिर है, और आ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। आनंद, खड़गे को लेकर आपका जो विचार मैं क्या हाँ वो? खड़गे जी, मैं राशिद जी की बात पर को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी एक चुनाव का जो प्रारूप, अभी वर्तमान प्रारूप तैयार हुआ, उससे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि जो गहलोत प्रकरण है, जी उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि वो एक तरह से दर्शाती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो है बहुत आकर्षक क्यों नहीं रहा। हम्म तो कम से कम एक मुख्यमंत्री पद के मुकाबले तो हाँ कतई आकर्षक नहीं हाँ, है। तो अशोक गहलोत आकर्षक ने क्यों साबित किया। नहीं रहा, उसका एक कारण तो ये भी है कि मैं एक देखा जा सकता है कि अगर 10-15 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहती, मान लीजिए केंद्र में नहीं भी रहती, 10-15 राज्यों में सरकार रहती, तो भी जो है गहलोत का यही रवैया रहता। ये कांग्रेस के एक बहुत कमजोर अवस्था का भी प्रतीक है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पद जो है, अवश्य ही जो रियल पोजीशन है वो हमेशा ज्यादा आकर्षक होगा, लेकिन जो जो संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। दूसरा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गहलोत ने ये किया। कांग्रेस का जो हाईकमान है इस स्थिति में नहीं है कि वो गहलोत को इसके लिए पनिश कर सके। हम्म तो इन जो कॉस्ट्स इन्फ्लिक्ट करने का एक रीजनल पावरफुल लीडर पे अब कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि जो एक दो राज्य बच गए हैं जहां उस सत्ता में है, उसमें एक क्षेत्रीय नेता जो कि वहां एक कुछ आधार रखता है और पावर तक किसी तरह पहुंच गया है, उसको पनिश कर सके। हम्म तो ये जो है, अगर आपका हाईकमान की सत्ता समाप्त हाँ, होने का तो इशारा है। आपको अगर सजा देने की क्षमता आपकी कम होती है तो आपकी अथॉरिटी कम। हम्म तो ये एक जो प्रोविंशियल लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय लीडर हैं, रीजनल सेटरैप्स हैं और हाई कमान के मतलब समीकरण बदल गए हैं कांग्रेस में। हम्म और ये इसका सबसे ज्यादा जो है दुखद पक्ष है कांग्रेस के लिए इस प्रकरण का। ठीक और बात। दूसरी बात मल्लिकार्जुन खड़गे का लेके तो वो तो जैसा राशिद बनाए जी ने बताया कि वो बनाए जा रहे हैं, तो एक तो है कि राष्ट्रीय पार्टी तो छोड़िए कि रीजनल पार्टीज भी जो हैं, कोई ज्यादातर तो वंशवादी पार्टियां ही हैं, तो कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। हम्म इसमें एक जो है सकारात्मक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सकती थी, एक इलेक्शन मेरे ख्याल से अभी भी है। जी लेकिन जो इसका जो आउटकम आने वाला है वो थोड़ा कॉस्मेटिक है। हाँ, बहुत तो भरोसेमंद नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कॉस्मेटिक है और उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दलित कैंडिडेट हैं वगैरह से किया जा सकता है, लेकिन वो लोकसभा में भी लीडर रह चुके हैं और उनका प्रदर्शन जो है लोगों ने देखा है कि जी किस जी तरह का। और दूसरी बात है कि एक नेशनल इमेजिनेशन जो हो, जो टैक्टिकल एक्यूमेन हो, कि रणनीति, चुनावी रणनीति वगैरह, जो गहलोत गांधी परिवार के आदमी होने के बावजूद भी वो कम से कम वो लाते कि उनके पास एक टैक्टिकल एक्यूमेन है, एक हिंदी भाषी राज्य के एक ओबीसी चेहरे हैं, हम्म और एक वो सब चीज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे में जो है मिसिंग है। बिल्कुल। तो ये एक जो है इसका आउटकम प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन इसका आउटकम जो है वो प्री डिसाइडेड लग रहा है।
शार्दुल? देखिए, हमने कांग्रेस पर पिछले हफ्ते बड़ी लंबी बात की थी। हाँ। बस एक छोटी सी बात जो आपने पूछा मैं उस पर कहूँगा, युद्ध नीति का ये नियम होता है एक तरीके से कि आपकी जो मजबूत जगह है आप पहले उसे सुदृढ़ करें, उसके बाद आगे के आप मोर्चे खड़े करें, तो ये चीज़ ठीक है। और दूसरी बात जो राशिद जी ने कहा और आनंद ने भी, और आपका सवाल इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते की बात में भी यही था कि ये नीति ठीक है। तूफान के लिए इंतज़ार करना ठीक नहीं होता, या तो आप उससे पूरी तरह बचकर निकलें या उसका सामना करें, लेकिन खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो वो कर रहे हैं, लेट है पर कोई बात नहीं। और एक चीज़ ये भी था कि शशि थरूर जिस कॉन्फिडेंस से आए थे और उसके बाद जिस तरह से खड़गे को या गहलोत को पॉपअप किया गया, तो वो जो बात थी उसका जो हल्कापन साबित हुआ ना कि गांधी ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और पीछे से आप न्यूट्रल नहीं, आप एक किसी को खड़ा कर रहे हैं, तो उससे भी एक मैसेज जाता है ना कि भाई आप एक्चुअली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या उसके लिए कोई और बहुत ही रोबस्ट रोड मैप जिसकी ज़रूरत है उसका अभी भी अभाव है, या फिर आप उस चीज़ को करने से कतरा रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि राजनीति और सत्ता की राजनीति में आना भी आसान नहीं है, लेकिन उससे निकलना भी आसान नहीं है। आपके केवल कह देने से आपके हाथ से पावर नहीं जाती। एक चीज़ और केदवई साहब, आपका संक्षेप में इस पर कमेंट और फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। G23 ने बहुत ही एक आश्चर्यजनक यूटर्न मारा है इस पूरे प्रकरण में, और एक नेता ने भी G23 के न प्रपोज करने के लिए शशि थरूर को नहीं पहुंचा, जबकि शशि थरूर उस ग्रुप का हिस्सा थे और उनके नामांकन से दूर रहे, उनके समर्थन से दूर रहे। अभी तक भी किसी ने उनका वो नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर के लिए ये खेल खत्म हो चुका है और G23 की जो भूमिका है बड़ी अजीब बनकर उभरी है, जिसने ये सारा झंडा उठाया और अब फिर अचानक से वो सोनिया खेमे में, और बहुत सारे लोग तो उसमें से पहुंच गए खड़गे का नॉमिनेशन करवाने भी। जी, तो अतुल जी देखिए, कांग्रेस जो है उसमें जो कहलाता था ना पैलेस इंट्रीग के दांव पेच, हाँ, लोगों को कॉन्स्पिरेसी, साजिश काम करने वाला, ये सब इसमें बड़ी सिद्धस्त रही है। वो राजनीतिक रूप से पिछड़ गई हो, लेकिन उसमें अभी भी बहुत से तीसवान खां आपको मिल जाएंगे। तो ये जो हमें आपने जो ये घटनाक्रम बताया, ये उसी का एक उदाहरण है। शशि थरूर जो है गुलाम नबी आजाद के कहने पे G23 में आ जाते हैं, साइन कर देते हैं। बाद में वो कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि G23 का ये स्वरूप रहा होगा। फिर शशि थरूर उन सबसे बाजी मान लेते हैं, उन सबसे मतलब एक ऐसे समूह में जिसमें भूतपूर्व कई केंद्रीय मंत्री थे। शशि थरूर आप स्मरण करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे HRD में। तो उन्हें लगता था कि ये पीछे थे और एकदम से आगे बढ़ गए। थरूर केरल में इस समय 5 मतलब कांग्रेस के 5 जो बड़े टॉप नेता हैं उनमें नहीं है, लेकिन जनता के बीच में आप अगर छवि में देखें, हम आपसे पूछे केरल का नेता कौन है, तो बहुत से लोग AK एंटोनी से पहले या उनके बाद शशि थरूर का ही नाम लेंगे। या कांग्रेस के कोई 5 बड़े नेताओं का नाम पूछे अगर किसी साधारण व्यक्ति से, राह चलते से, तो वो उस 5 में हो सकता है शशि थरूर का नाम आएगा, जरूर आएगा। तो शशि थरूर बाजी मार लगे, तो वो एक तरीके से एक खींच मिटाने की बात हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस वाले जो है ना वो पुरानी चाल के लोग हैं। उन्हें लगा अरे साहब देखिए हम दलित के खिलाफ खड़े हो गए तो एक मैसेजिंग खराब हो जाएगी। मतलब वो जहां जहां वो चुनाव लड़ेंगे, मुकुल वासनिक को समस्या होगी, फलाने को समस्या होगी। जो G23 के लोग हैं उन्होंने ये भी एक दूर की कौड़ी लेके आए कि साहब वी कैन नॉट बी सीन एज अपोजिंग अ दलित। तो अब ये 9,000 कांग्रेस पार्टी की वोट है, किसको कौन ध्यान होता है। कांग्रेस ने मीरा कुमार को इतना मान सम्मान दिया, लोकसभा इस चुनाव हार गई मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे, सब चीजें। हाँ, शिंदे साहब हमेशा जो थे, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बात आपको दोचक बात बताई उन्होंने कहा सारी जिंदगी में जनरल सीट से लड़ा और जीत गया, पहली बार में रिजर्व सीट से लड़ा और हार गया। ठीक बात। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय इस हफ्ते सामने आया। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो राजनीतिक दल वादे करते हैं चुनाव में लोगों को फ्रीबीज की, जो रेवड़ी बांटने की, उसको आर्थिक रूप से उसकी फिजिबिलिटी कैसे तय करेंगे, उसके लिए जरूरी संसाधन धन कहाँ से मुहैया होगा, उस पक्ष को स्पष्ट करना, या उनके मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उसके आर्थिक पहलुओं को स्पष्ट करना और उसके लिए रोड मैप बताना उन दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का अब तक का जो नज़रिया रहा है, अब तक का रवैया रहा है, और जो उसका मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसके मुताबिक संक्षेप में अगर मैं बात बताऊं तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित करवाना, नतीजे घोषित करवाना और फिर राजनीति के रास्ते से हट जाना। राजनीति अपना काम करती है।
ये जो वेलफेयरिज्म है या रेवड़ी, जिसको बेसिकली ये प्रधानमंत्री के का एक एजेंडा आया सामने कुछ महीने पहले, उसका एक्सटेंशन लगता है। एक्सटेंशन इसलिए लगता है क्योंकि अब तक कम से कम ऐसे 2-3 मौके आए हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफगोई से बाकायदा एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के किसी भी डोमेन में अपना पैर डालने से मना किया था, जो कि राजनीति का काम है, जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है, जो संसद का काम है, उसमें कि राजनीतिक दल अपने वोटर से क्या वादा करते हैं, क्या वादा नहीं करते हैं, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो क्या नीतियां बनाएंगे। बेसिकली वो नीतियों में हस्तक्षेप जैसी बात है कि किसी राजनीतिक दल की नीति क्या होगी, उसकी आर्थिक नीति क्या होगी अपनी जनता के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं। उसका मैंडेट है चुनाव आयोजित करवाना फ्री और फेयर तरीके से। और 90 के बाद के दशक में देखा जाए तो चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की इस मामले में, और उसमें वो सफल भी रहा। लेकिन बीते कुछ समय में जब से हमने देखा प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया, तो इसके कई सारे पहलू हैं कि क्या चुनाव आयोग को इसमें पढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयोग का ये काम नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा है कि अब वो राजनीति के इशारे पर कहें या जो भी दबाव में कहें, उस तरफ से उस पिच को या उस एजेंडे को, उस इशू को और धार देने की कोशिश कर रहा है, जो कि जिसमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी चर्चा का विषय है अगली। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आनंद, इस मामले में क्या स्थिति है और चुनाव आयोग क्या अपना ओवरस्टेपिंग कर रहा है, एक नीतियों के मामले में नीतिगत मसलों में घुसने की कोशिश कर रहा है जहां पर कि उसको नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो है कि ये इसकी पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई है, जी। और दूसरा है कि इसका प्रारूप क्या होने वाला है अगर ये होता भी है तो। तो एक है कि जैसा जिसकी तरफ आपने भी संकेत किया कि एक तरह से मैं कहूँगा कि इसकी पृष्ठभूमि 2013 से है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिसको एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस कहते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि इस तरह के जो मैनिफेस्टो में कुछ पार्टियों का जो इस तरह का प्रॉमिस है, इसको जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं रखा जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और जिसमें कई चीजें थी कि सोना देना या ग्राइंडर मिक्सी देना, मिक्सर देना और बहुत तरह की चीजें, कलर टेलीविजन देना वगैरह, ये सब तो ये नहीं है। और चुनाव आयोग को उस समय चुनाव आयोग 2013 में करना चाहता था कि कुछ इसमें हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, जिसका अभी जो अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह इशारा किया कि चुनाव आयोग इस पर गंभीर नहीं है फ्रीवीज को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाने में। तो उसमें जो चुनाव आयोग की ये दलील थी कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो है अगर हम इस तरह की एक्सपर्ट कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है फ्रीवीज पर विचार करने के लिए, जिसमें फाइनेंस कमीशन भी है, आरबीआई भी है, नीति आयोग के लोग भी है, हाँ। तो और भी कई हैं। तो चुनाव आयोग का कहना है नंबर 1 कि इसमें कई गवर्नमेंट बॉडीज भी आएंगी और मिनिस्ट्रीज का भी प्रतिनिधित्व होगा। तो हम जो है, हमारा जो इसमें जाना जो है, चूंकि इस देश में चुनाव हमेशा चलते रहता है, हाँ। तो उसमें हमारा जाना जो है प्री डिसाइड कर देगा, हमारा ओपिनियन मीडिया में आएगा तो प्री डिसाइड कर देगा प्रोसेस। तो इससे जो है जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि लोग जानेंगे कि चुनाव आयोग का ये कहना है। तो इस पे हम इस एक्सपर्ट कमेटी में नहीं जाएंगे। तो आर्टिकल 324 जिससे चुनाव आयोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लेता है, उसमें चुनाव आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो भी कई चीजों पे जो है सुप्रीम कोर्ट कई चीजों में उसे भी बाध्य नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि एक पैरेलल इससे एक और घटना मैं बताता हूँ कि जब चुनाव खत्म हुए उत्तर प्रदेश वगैरह के, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और कई दूसरे अखबारों ने एक नौकरशाहों की मीटिंग प्रधानमंत्री से रिपोर्ट की थी, जिसमें नौकरशाहों ने फ्रीवीज को फ्लैग किया था कि जो वित्तीय स्थिति है इससे डगमगा सकती है वगैरह वगैरह।
और उसको लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो चुनाव आयोग का इसमें जो सामने आया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में, वो एमसीसी को उसका प्रारूप बना, ये ओवररीच है चुनाव आयोग का, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ओवररीच है मेरे ख्याल से। इसमें इसको एमसीसी का एक रूप देना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक वॉलंटरी इंस्ट्रूमेंट हो। ये कम लोग याद रखते हैं कि एमसीसी जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने खुद बनाया था, खुद उस पर प्रारूप तैयार किया था, और राजनीतिक पार्टियों को खुद बैठकर ये करना चाहिए कि क्या फिजिबल वादे हो सकते हैं और क्या नहीं, और उसका मेरे ख्याल से ये फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टेट रिसोर्सेज का कैसे वितरण हो और जो वित्तीय संसाधन है वो भी महत्वपूर्ण है। मैं इरेस्पॉन्सिबल वेलफेयर पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबल वेलफेयर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये तो देखिए बिल्कुल जो रेवड़ी वाली बात इलेक्शन कमीशन ने उठाई है तो बिल्कुल गैर जरूरी और बचकानी हरकत है, क्योंकि देखिए जहां नियत ना हो, जैसे हमने एंटी डिफेक्शन लॉज में देखा, कानून से, या हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी देखते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को 1% जिसे हम रत्ती मात्र अगर उन्हें चुनाव के लिए एक या भारतीय लोकतंत्र के लिए कमिटमेंट है, वो गंभीर है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो पहले इम्प्लीमेंट करें। खुलेआम उसके धज्जियां उड़ाई जाती है और वो राजनीतिक दलों को ये सारी की सारी बातें बताने के साथ आप ये ना करें। जो जिसका काम है हमारे देश में, मैं न्यूज लॉन्ड्री के माध्यम से अतुल जी गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे संस्थान है, अपने संस्थान को छोड़ के दूसरे संस्थान के बारे में बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और वो चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो दूसरे संस्थान हो। तो ये बिल्कुल बातें देखिए, रेवड़ी का उसकी पीछे पूरी बड़ी पृष्ठभूमि है। आज देश में गरीबी क्यों है? नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक के कह रहे हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को जो है हम खिला पिला रहे हैं, मतलब जो उनको बेनिफिट मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि 80 इतने साल के बाद में, 76 साल के बाद में आजादी के, हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग जो है वो स्टेट के ऊपर निर्भर है कि उन्हें साहब 2 जून का खाना मिल जाए। तो ये हमेशा वो खुद ही जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है, मुझे लगता है ये सब आत्मचिंतन के विषय है। इलेक्शन कमीशन की आप जानते हैं उनकी साख आज जनता में या विपक्ष में कितनी कमजोर है, कितनी खोखली है, उसके ऊपर ध्यान दें, इन सब चीजों पर जिसमें उनका ना उनका विवेक है, ना उनका कोई जोर है, असर है। इस सब चीजों के ऊपर कमेंट करना बंद करें। उनका काम चुनाव कराना है, वो फ्री और फेयर चुनाव करा दे। हमारी उनसे सिर्फ एक ही ये उम्मीद है और अपेक्षा, और कोई गलत नहीं है। ठीक बात। तो ये आनंद और रशीद किदवई ने जो कहा उसमें मैं अपना एक पक्ष इसको रखते हुए और इसके और पहलुओं पर बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल ये जो पूरा मसला है रेवड़ी कल्चर का या वेलफेयरिज्म का, इस स्थिति को समझने के का एक और नज़रिया है, तरीका है, ये होना चाहिए कि बेसिकली चुनाव आयोग का जो मैंडेट है कि फ्री और फेयर चुनाव करवाना, और फिर जो नीतिगत मुद्दे हैं, जो नीतियां तय करने का मुद्दा है, आप राजनीतिक दलों के हवाले छोड़ दीजिए, जो सत्ता में आता है वो उसके हिसाब से तय करता है। अब इसका एक और बड़ा पहलू ये है कि जो रेवड़ी कल्चर का या वेलफेयरिज्म का ये मुद्दा है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। और लेवल प्लेइंग फील्ड जब मैं कह रहा हूँ तो आप इसको समझिए कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सत्ता के बाहर है, उन दोनों के संसाधनों और उसके जो स्थितियां हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मसलन एक उदाहरण से इसको समझाए, अगर आप समझें तो सरकार का दावा है कि उसने पेंडेमिक के पूरे टाइम में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मुहैया करवाया। या फिर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, 2019 के इलेक्शन से पहले सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें लाखों किसानों के खाते में नगद पैसे भेजने शुरू किए, 6,000 रुपये सालाना। तो जो सत्ता में पार्टी है उसके पास संसाधन इतने हैं, वो अपने कामकाज को किसानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, ये इन जुमलों में या इन आवरण में दिखाकर और उसको वेलफेयर का नाम दे सकती है कि ये वेलफेयर स्टेट का काम है, तो वो रेवड़ी नहीं रह जाती। जो पार्टी सत्ता से बाहर है वो कैसे अपने इलेक्टोरेट, अपने जो चुनाव, जो मतदाता हैं, अपना जो उसका कार्डर है, उसको कैसे अट्रैक्ट करेगी या उससे कैसे संवाद करेगी, उससे उसके अंदर कैसे भरोसा पैदा करेगी। तो वो जो वादे करेगी
उसको बड़े आसानी से आप ये कह सकते हैं कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये जो अंतर है, और ये नीतियों मतलब नियत का भी अंतर है कि आप सरकार में बैठकर और आप, चूंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो जिनका काम कुछ है, उनको मिलाकर अपने साथ, और फिर एक पूरा एक आभा मंडल ऐसा खड़ा कर देते जिसमें सामने वाला, जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, जो विपक्ष में है, वो रेवड़ी बांट रही है या उसको आप उस तरह से कर रहे हैं। और जबकि वो सारे काम, मोबाइल आपकी सरकारें बांट रही हैं, लैपटॉप आपकी सरकारें बांट रही हैं, 4-4, 5-5 स्कीमें आप लगातार इलेक्शन से पहले चला रहे हैं, ना उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है ना कुछ। तो फिर सरकार की जो नीयत है वो बहुत बुरी तरह से सामने आ जाती है। इस नज़रिए से इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या केवल रेवड़ी कल्चर या फिर वेलफेयर स्टेट, इन दोनों में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। आज की जो स्थिति है उसमें जिस तरह की आर्थिक नीतियां हैं और सरकार, वो सरकार की नीतियों का नतीजा है, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को खाना मुहैया करवाने की बात हो, या फिर बहुत साधारण नज़रिए से देखें हम तो जो भी आर्थिक नीतियां, उसके नतीजे हमारे सामने इस रूप में आए हैं कि लोगों के बीच अंतर बहुत बढ़ गया है। लोगों के गैर बराबरी जो होती है, बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि दूसरों पर निर्भर हो गए हैं, बड़ी संख्या में, जिनके पास किसी तरह के संसाधन नहीं है, और बहुत छोटी सी संख्या इस देश में ऐसे लोगों की है जिनके पास अकूत संपदा है, बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधनों पर उनका कब्जा है। तो ये हमारी जो भी आर्थिक नीतियां रही हैं उसके नतीजे में ये सामने आया है, और ख़ासकर पिछले 30 साल की नीतियों के नतीजे में सामने आया। तो जब इस तरह की नीतियां इतने बड़े पैमाने पर भेदभाव और लोगों के बीच गैर बराबरी को बढ़ावा दे रही हैं, तब वेलफेयर स्टेट के नाम पर जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी इस सत्ता के, इस लोकतंत्र के स्टेक होल्डर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मतदाताओं को कुछ भी करें। और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी ऐसे वादे या ऐसी चीज़ें लोगों से कही जाती हैं जो कि पूरी तरह से अनफिजिबल हो या अनकंट्रोल्ड हो। ज़रूर इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें एग्जैजरेशन किसी चीज़ में हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, फिर भी ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों तक, जाहिर सी बात है, वो एस्पिरेशंस जो कलर टीवी की या लैपटॉप की या मोबाइल की होगी, वो अगर अपना मतदाता, हर राजनीतिक दल का, अगर वहाँ तक नहीं उसकी पहुँच है, और ये समझने का जरिया उन दलों के पास अपने मैकेनिज्म हैं, तो उन तक कैसे पहुँचेगा? सत्ता में आने के बाद ही तो स्टेट उसको पहुँचा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको रेवड़ी और वेलफेयर के बीच में बहुत सधे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, और कम से कम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हैं उनको इसका मोहरा, इसका हथियार न बनाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शार्दुल? देखिए अतुल, आपने, रशीद जी ने और आनंद ने लगभग राजनीति से जुड़ी काफ़ी बातें की, और मैं उनसे एग्री भी करता हूँ। है क्या, आपकी बात से जुड़ी हुई मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो आय की या आपके असमानता, जीवन के स्तर की जो असमानता है वो भयंकर रूप से बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पूंजी कैपिटलिज्म का भी फेलियर है। हमें समय के साथ सिस्टम बदलना होगा, और मैं चुनाव आयोग से जुड़ा भी यही बात करने वाला था कि, और मैं ये बात हर हफ्ते करता हूँ, ये रनिंग थीम हो गई है। रिफॉर्म जब भी अटके रहेंगे ना, तो वो यथास्थिति को नहीं चलने देंगे। या तो आप उसमें लगातार सुधार कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, या वो नीचे जाने लगेगा, उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को पार्टियां ये हिसाब दें। पहली बात ये है कि चुनाव आयोग का काम है, जो सत्ता का ये द्वंद्व है, भाई पहले तो सही में लड़ाइयाँ होती थी ना, अब जनमत की लड़ाइयाँ। इस लड़ाई में वो जो नियम जिसमें हम सब राजी हैं उसको संभाले, वो इसीलिए संवैधानिक पद है। प्रश्न ये है कि आप नई चीज़ लाएंगे तो जो आर्थिक वो हिसाब लेंगे उसकी जांच कौन करेगा? क्या वो वित्त मंत्रालय को लेंगे? मैं बिल्कुल टेक्निकल डिटेल में जा रहा हूँ। क्या वित्त मंत्रालय उनका, तो फिर क्या सत्ता दल का उसमें भागीदारी नहीं हो जाएगी? ये एक्सपेक्टेशन कि कोई नेता अपने पद का, अपनी जगह का, जहाँ पर वो है, या अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करेगा, ये बहुत नाइव सोच है, नासमझी भरी। और एक चीज़ और, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करे। उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए इसे पारदर्शी और सरल बनाए। वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग, मतलब वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल जवाबदेह बने अपने वादों के प्रति। तो चुनाव आयोग ये जरूर कर सकता है कि जब भी चुनाव होने वाले हों, वो रिफॉर्म ऐसे लाए कि बजाय इस पे डिपेंड होने के कि किसी राजनीतिक दल के पास कितना पैसा है,
कितने संसाधन हैं, वो सबको बराबर मंच दे। सवाल पूछने का काम मीडिया का है क्या? खासतौर से जनतंत्रों में सत्ता का और जवाबदेही का जितना विकेंद्रीकरण होगा वो सिस्टम उतना जवाबदेह बनेगा। अब देखिए, चुनाव आयोग के हमने कई नाम गिनाए। टी.एन. शेषन सबसे मशहूर नाम है, माइकल लिंगदो थे 2002 के समय और उसके बाद के चुनाव में, है ना। लेकिन अशोक लवासा का एग्जाम्पल भी हमने देखा। एमएस गिल थे। नहीं, अभी हमने उसके विपरीत अशोक लवासा का एग्जाम्पल देखा, वो हटा दिए गए या उन्हें छोड़ना पड़ा। अब ये बात पुष्ट नहीं है, वो इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये बात पब्लिक स्फीयर में सबको पता है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया, चुनाव आयोग को अपना काम करने देने के लिए वहाँ व्यक्ति का सही होना जरूरी है। आप नई प्रक्रियाएं ले आइए, वो काम नहीं करेंगी जब तक सही लोग सही जगहों पर नहीं पहुंचेंगे। और उनका चुनाव कैसे होगा, वो फिर अगर सत्ता के हाथ में, तो वो कभी नहीं बदलेगा। एक आखिरी बात, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव की आचार संहिता, उसमें, और ये बात आपने जो बात कही उसमें भी आई थी, उसमें टीथ नहीं है। वो क्या सजा दे सकती है? कितनी बार अब हम, क्योंकि अब सोशल मीडिया बढ़ गया है, पहुंच बढ़ गई है और चीजें तुरंत पता चल जाती हैं, छुपते छुपते भी नहीं छुप पाती, तो वो क्या सजा देता है? कितनी बार उल्लंघन होते हैं और बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोग करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल दिया हंसी ठिठोली में टीआरएस का। जब तक आप इलेक्शन कमीशन को टीथ नहीं देंगे, और ये केवल तभी चुनाव के समय के लिए लागू है, लेकिन उसमें वो उनके पास इतनी शक्ति बिना किसी असर के सत्ता दल में, क्योंकि उन पे असर उस समय सत्ता दल ही डाल सकता है, अगर उनके पास इतनी शक्ति है कार्यकारी और प्रशासनिक कि वो ऐसी सजा दें जो राजनीतिक दल को महसूस हो, तब इससे काम चलेगा। और मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है और ये जरूरी विषय, एक विषय उस पर आप और आनंद भी राय दें। इस प्रपोजल में एक बात और कही गई कि जो नकद 20,000 रुपए तक के डोनेशन होते हैं उनको चेक रखना चाहिए। मेरे नज़र में ये बड़ी विचित्र बात है। दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, किरण रिजिजू जी ने भी बयान दिया, कानून मंत्री ने, कि केंद्र सरकार इस प्रपोजल पर निर्णय लेगी। पहली बात तो केंद्र सरकार क्यों लेगी? ये सरकार का काम नहीं है। सरकार कैसे निर्णय करेगी कि चुनाव कैसे होंगे? इसके लिए तो सर्व राजनीतिक दल होने चाहिए जिसमें सबकी बराबर रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ये सबका मामला है। जो मैंने पैसे की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमने कितनी बार बात की है। हमारे कोच थे मेघनाथ, उन्होंने एक्सप्लेनर भी बनाया था। जो बड़ा पैसा आ रहा है, अगर आप उसको चेक कर लेंगे तो छोटे पैसे पे आपको पकड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके पीछे एक पेच और है जो कम से कम मुझे लगता है, सत्ता दल के, जो सत्ता के बाहर जो दल हैं, उनका चंदा छोटे डोनेशन से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गरीब, लेकिन उनको छोटे छोटे डोनेशन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनको उनके पास देने के लिए इंसेंटिव नहीं है। तो बड़े डोनेशन पे चेक रखने की ज्यादा जरूरत है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लाइए, ये देखिए चुनाव पारदर्शी हो जाएंगे। आनंद, मेरे दिमाग में शार्दुल की बात सुन के एक सवाल कौंधा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई है उसको लेकर एक सवाल भी है लोगों का। वो कोर्ट में भी उसको चुनौती दी गई है उसकी वैलिडिटी को लेकर, और उसने एक तरह की अपारदर्शिता को बढ़ावा दिया भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय चुनावी प्रक्रिया में। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव हो रहे हैं, जो फंडिंग का मसला है, जो मुख्य मुद्दा है भारतीय चुनाव में, वो तो बहुत ओपैक है, अपारदर्शी है। वो उसमें ब्लैक मनी आ रही है कि वाइट मनी आ रही है, कौन दे रहा है, कौन, वो रिफॉर्म से बहुत दूर चुनाव आयोग खड़ा है। और जो सत्ता में आने के बाद पारदर्शी तरीके से जो होना है, जिसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है, जिसका ऑडिट होना है, उस स्कीम को लेकर चुनाव आयोग अति सक्रिय तो नहीं कह सकते, सक्रिय दिख रहा है, लेटर लिख रहा है और मैनिफेस्टो में वादों के को लेकर, उसके आर्थिक रोड मैप को लेकर वो जवाबदेही चाहता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग की इसमें प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है, उसका अभाव। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है वो इलेक्शन फाइनेंस रिजीम का है जी, और ये जो है कैंपेनिंग का है। और जो फाइनेंस रिजीम, वो वाला मामला जो है, मेरे विचार से इस वर्ष उस पे सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक हुई नहीं है, या फिर जो विलम्ब हो रहा है हो सकता है अगले वर्ष भी। तो कई साल से लटका हुआ है। हाँ। और ये जो है, इसमें 2-3 चीजें हैं कि कई बार जो है चुनाव आयोग का कम्युनिकेशन
एक मेरी सामान्यतः इन लोगों से भेंट नहीं होती है, लेकिन एक मुझे हाल ही में अवसर मिला था इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन से बात करने का, जो शेफाली शरण है। उन्होंने कई चीज़ों पर जो बताया कि मीडिया नैरेटिव ये है, लेकिन अब चूँकि ऑफ़िशियल नैरेटिव उतना जो चुनाव आयोग का है, वो कई लोगों तक, जैसे कि उन्होंने 2-3 घटनाओं पे बताया पश्चिम बंगाल चुनाव में, ये वगैरह में। तो वो इस पर उनका कहना था कि ये जो है, इससे भी बड़ा मुद्दा है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई कि आप इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, फ्रीबीज पर आप गंभीर क्यों नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आगे ये होने वाला है, मेरे ख्याल से, कि ये जो और जैसा कि शार्दुल एमसीसी का बोल रहे थे, तो कई वर्षों से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बहुत जो है, एक तो है कि उसका सिलेक्टिव यूज का आरोप लगता है। दूसरा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक लीगली टूथलेस है। उस पर जो है लीगल केसेस वगैरह कोर्ट में नहीं करती है और वॉल्यूंटरी इन सेंस में ये इसलिए कहा कि ऐसा नहीं है उसे लागू नहीं किया जा सकता। वॉल्यूंटरी इन सेंस की पॉलिटिकल पार्टीज पे है कि उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो अब उसके पीछे भी जो है कई कारण है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बताया है कि अगर एमसीसी को जो है लीगल टूथ दे दिया जाए तो चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ जो है केसेस में उलझी रहेंगी। और भारत में जब जो है चुनाव का कैलेंडर ऐसा है, तो उसको जो है कोर्ट में ले जाने से हर चुनाव में 1000 केसेस होंगे, तो चुनाव कैलेंडर ही नहीं फॉलो हो सकता है। ये क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे एमसीसी का उल्लंघन है और हर पे जो कोर्ट में जाएगा, इसलिए उसके तात्कालिक उपाय ही करने होंगे। तीसरा है कि आपने जो बोला वो सही बात है, और शार्दुल जी ने भी बोला कि जो कैंपेन है ना, तो वो उसका जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट जो है, वो बहुत यथार्थवादी नहीं हो सकता है। कि स्टेट फाइनेंस क्या है, और हम जस्ट कोई भी एडवर्टीजमेंट बाय नेचर एक एग्जेजरेशन होता है। तो कोई भी विज्ञापन, वो कैंपेन क्या है, एक राजनीतिक विज्ञापन है। तो कोई भी विज्ञापन का स्वरूप ही है कि वो अतिशयोक्ति होगी कि हम ये कर देंगे, वो कर। और हम क्योंकि इस समय जो पोस्ट ट्रूथ एरा चल रहा है, जिसमें आपका पीछे की चीज़ें हमेशा रिकॉर्ड में रहती हैं, हम बार बार देखते हैं कि रुपए की गिरावट पर क्या कहा गया है, गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर क्या कहा गया है, महंगाई को लेकर क्या कहा गया है, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर क्या कहा गया है, और आज कहाँ है। तो लोग फनी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, मजे लेने के लिए। तो ऐसे में कैंपेन को ये जो आगे हो, ये अगर मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी इसमें बहुत स्पिरिटेड ढंग से पीछे नहीं है, इससे बचती आई है। हाँ, मतलब बहुत लॉजिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही, सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का अब तक का स्टैंड रहा है, वो बहुत लॉजिकल तरीके से वो अपने को इससे अलग और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी अगस्त में चुनाव आयोग ने जो है ये दलील दिया है और बिंदु वर दलील पॉइंट बाय पॉइंट रिबट किया है इसको, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट को, कि नहीं, आपका ये कहना गलत है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये इसमें हमारा कोई रोल हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो ये है कि मेरे ख्याल से ये अगर होता भी है, जो कि मुझे कम संभावना है कि ये होगा, तो ये क्या है कि बस एक दस्तावेज हो जाएगा कि हाँ, जो क्रिमिनल जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक एफिडेविट सबमिट कर दो, ये कर दो। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, मान लीजिए कि कोई जो है एक आश्वासन देती है कि हम ये कर देंगे, तो उसके पास इतनी क्या है कि उस दस्तावेज लगाना है कि हम स्टेट फाइनेंस से ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के वित्तीय संसाधन जुटा लेंगे। आगे का उसके पास वित्तीय स्थिति क्या होगी, ये भी फोरकास्ट वो नहीं कर सकता है। उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि इतना इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सके और स्टेट रिसोर्सेज का। तो क्या है कि एक जो है औपचारिकता हो जाएगी कि भाई एक डॉक्यूमेंट और लगा और क्या हो सकता है। हाँ, मतलब वो एक बार फिर से बाबूगिरी बढ़ेगी। हाँ, वो जैसे उम्मीदवार बोलते हैं, हाँ हम एमसीसी फॉलो करेंगे, एक सिग्नेचर ले लो।
तो एक औपचारिकता वाली हो जाएगी फिर। ये और अनावश्यक है। मेरे ख्याल से ये मतलब इसके मुझे लगता है कि फलीभूत होने के मुझे बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो बहुत लॉजिकल और समझदारी का स्टैंड है और उसी पर स्टिक करना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये मतलब राजनीतिक जो सत्ता है उसके दबाव में, उसके इशारे पर ये किया, और वरना तो उनका जो स्टैंड कोर्ट में था उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं, उसकी संभावना ही नहीं पैदा होती थी। शार्दुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कई सारी बातें और हैं छोटी छोटी। एक तो हमें याद रखना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब थोड़ा समय हो गया है, 2021 में, 20 में, 19 में चुनावों से ठीक पहले उनकी सेल खोल दी गई। उन्हें किसने खरीदा ये कोई नहीं जानता, केवल सरकार जानती है। नहीं कि चुनावों से ठीक पहले ही खुलती है वो विंडो, वो ठीक है, लेकिन वो कौन लोग हैं खरीदने वाले ये पता नहीं चलता, किस दल को जा रहा है बस इतना ही पता चलता है हमको, वो भी बाद में, वो भी बाद में पता चलता है। एक चीज और, कॉर्पोरेट चंदे पर भी लिमिट हटाई गई थी। पहले एक प्रॉफिट के एक हिस्से पर ही आप 1% तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप राजनीतिक चंदा वैध रूप से नहीं दे सकते, वो हटा दी गई। ये तो हुआ पास्ट। जो इससे मुझे एक चीज और अजीब लगी, अगर ये चेंज मान लीजिए सरकार के साथ ये हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव होगा? क्योंकि ये सब चीज़ आरपीएस ही तो डिसाइड होती है, जैसे आनंद ने भी जिक्र किया। दूसरी चीज़, अब आनंद की बात से ही मुझे याद आया, ये खर्चे पर सीलिंग उम्मीदवारों के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। आप राजनीतिक दलों पर भी लगाइए ना, और उनसे भी खर्चे का हिसाब लीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज खर्चा किया, कितना किया, क्यों किया, है ना। उसमें धांधली होते हुए भी आपके सामने चेक्स आएंगे। खर्चा, देखिए सारी बात घूम फिर के हम बहुत सारी नीतियां लगा लें, धन पर आती है, संपत्ति पर आती है। अगर आपके पास खर्च करने के लिए आर्थिक पक्ष ही होता है, आपके पास अगर धन है तो बहुत सारी मुश्किलों को बहुत सरल कर देता है। और अगर आपके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, आपका मैसेज कितना ही अच्छा हो, ये किसी दल के पक्ष में बात नहीं है, ये एक यथार्थ है। अगर मेरे पास कहीं जाने के पैसे नहीं है तो मैं जाके बात कैसे कहूंगा? सारी बात घूम फिर के यहीं आ जाती है। तो इन चीज़ों पे सुधार होना चाहिए। आपको सार्वजनिक, केवल चुनाव ही नहीं, किसी भी चीज़ में आप पारदर्शिता लाइए, लेकिन वो सब सत्ता दल के हाथ में मत दीजिए। उसको आप ऐसे विकेंद्रीकरण किए कि लोगों की जवाबदेही अपने सिस्टम पे हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लोग अपने आप, ईमानदार लोग आपको सुझाव देंगे कि सिस्टम कैसे बेहतर होगा। तो एक आखिरी छोटा सा विषय है, मैं एक एक कमेंट्री आप लोगों से चाहूँगा और उसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पर जाएंगे। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की और उसमें जो तमाम घोषणाएं हुई उसमें वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये 3 प्लेयर खड़े थे, मौजूद थे, और इसके अलावा BSNL भी उसका एक हिस्सा था। तो 5G टेक्नोलॉजी शुरू होगी और ये कहा गया कि BSNL भी देगा 5G सर्विसेज। इस एक ही चीज़ ने मुझे बहुत मेरा ध्यान खींचा अपनी तरफ, क्योंकि BSNL भारतीय सरकार की का अपना उपक्रम है, भारत सरकार का, और दिल्ली में वो MTNL के नाम से चलता था महानगरों में चारों, और बाकी पूरे देश में वो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नाम से चलता था। इसकी दुर्गति जो पिछले 1 दशक में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की दुर्गति है उसका क्लासिक उदाहरण है BSNL, MTNL। आज की तारीख में MTNL बंद भी हो चुका है करीब करीब, और इसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो इसका अपना रिसोर्सेज हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में मौजूद है, इसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां करती हैं नाम मात्र के खर्चे देकर और ये सब देकर, और फल फूल रही हैं। और देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो वो कहा जाता है स्पर्धा, क्या मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका अभाव, वो साफ साफ टेलीकॉम इंडस्ट्री में दिखता है कि यहाँ पर आज से 1 दशक पहले दर्जनों प्लेयर हुआ करते थे अलग अलग जोन में। आज की तारीख में 3 मेजर प्लेयर बचे हुए हैं, उसमें भी एक की हालत बहुत ख़राब है। ये मैं 3 प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, और एक BSNL की बात की गई जिसको कहा गया कि BSNL भी 5G सर्विस देगी। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि BSNL वो कंपनी है, 2012 में इस देश में 4G टेक्नोलॉजी शुरू हुई, आज तक BSNL 4G सेवाएं नहीं दे पाया देश में, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब 5G सर्विस देगी। BSNL का भट्ठा बैठ गया इस पूरे 1 दशक में, 8-10 सालों में, और सरकार की नीतियों की वजह से भट्ठा बैठा है ये।
और बड़ी मज़े की बात है कि इस देश में जो इस समय की सरकार है वो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में आए भूचाल, भूकंप, भवंडर की वजह से ही बदलाव हुआ, एक बड़ा जो 2G स्कैम के नाम पे सामने आया। खैर वो और भी पुरानी बात हो गई, लेकिन उस BSNL को कहा जा रहा है कि वो 5G सर्विस देगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, वहाँ पर अभी 4G सर्विसेज नहीं उपलब्ध हैं। आनंद, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ये एक बड़ा खुला सा सच है कि राजनीतिक दल पिछले अंदर खाने से, बैक डोर से हाथ मिला के और बहुत सारे उसमें लाभ लेते रहते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। BSNL उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, और उसकी ये जो सर्विस है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल 4G सर्विसेज देने के लिए पूरे देश में प्राइवेट प्लेयर इस्तेमाल करते रहे, और अब ये कहा जा रहा है कि वो 5G सर्विस देगी जो 4G नहीं दे पाई। आपकी प्रतिक्रिया, और शार्दुल आपकी प्रतिक्रिया? वो BSNL का सिर्फ ये नहीं है कि मतलब अभी तक 3G पर ही अटका हुआ है, उसमें ये भी है उसके कर्मचारी कई महीनों से वेतन में नहीं पाते हैं जी। और अभी कुछ महीने पहले, मुझे सही आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन कुछ हजार करोड़ रुपए सरकार ने BSNL में फिर से पंप इन किया जी है जी। और उसी को मेरे ख्याल से 5G टेक्नोलॉजी में लगाएगी। उसका एक बड़ा भाग तो मेरे ख्याल से जो बकाया वेतन है वही देने में जाएगा, क्योंकि छटनी उस अनुपात में हुई नहीं है जिस अनुपात में ये कंपनी ठप पड़ी हुई थी। तो और कर्मचारी अभी भी हैं ही, और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं कर्मचारियों के, और वो एक बात है। एक दूसरी बात है कि अभी जो एक बीच में जो 10-12 वर्षों जो का भी ये जो अवधि रही, इसमें जो है जो बेसिक जो सर्विस है कॉलिंग की, उससे वो जो है गैर जरूरी हो गया, महत्वपूर्ण हो गया कि डेटा आप कितना देते हैं। और बहुत सारी मोबाइल कंपनियां तो हैं जो कॉलिंग को फ्री करके सिर्फ डेटा का पैसा ले रही थी बीच में। तो अब इस दौर में तो BSNL बहुत ही पीछे हो गया, क्योंकि डेटा देने की स्थिति में ही और सही गति पे डेटा देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। BSNL का सिम ही कोई नहीं लगा। जब 4G टेक्नोलॉजी के दौर में आप जी रहे हैं और वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है, तो कोई आपका तो नया ग्राहक भी नहीं बनेगा। हाँ, तो अब अंदर जो है क्या इसमें इसके पीछे क्या जो है राजनीतिक प्रक्रिया चली, लेकिन वो तो ये क्या है अटकलबाजी ही रहेगी। हाँ, कि ये जो इंटरनेट फेज आया, जो इंटरनेट एक्सपेंशन फेज आया टेलीकॉम कंपनियों का, उसमें BSNL काफी पीछे हुई। और एक और चीज है कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह में जो पारदर्शिता आई, और उसका एक 2G स्कैम वगैरह भी एक कारण है, पब्लिक मेमोरी पे है। लेकिन ये हुआ कि बाह्य पारदर्शिता जो है ना, कि जो विजिबल करप्शन नहीं दिखा, लेकिन जो कंपनी बीमार हुई, जो PSU कंपनी है वो बीमार हुई, उसके पीछे अब BSNL अब इतना सुस्त ही है, इतना जो है अपंग ही पड़ा हुआ था। तो अचानक फिर क्या हुआ कि उसे फिर जागृत किया गया कि उसमें भी कई तरह के जो है फाइनेंशियल डीलिंग्स में कुछ कॉन्स्पिरेसीज आती हैं। कि अभी जो पंप किया गया है BSNL में पैसा, इसमें भी कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली मैं वही इशारा कर रहा था कि क्या है कि अब ये जब चीजें शुरू होती हैं कि आप अचानक से 10 साल तक उसको मरने के लिए छोड़ देते हो और फिर कहते हैं कि इसको फिर से शुरू किया जाएगा, और इस बीच में आपने एक काम किया कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मोनोपोलाइज कर दिया है कि अब इसमें प्लेयर्स ही नहीं बचे हैं, 2-3 प्लेयर बचे हैं और उनके भी अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पर कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उपक्रम अब जैसे कि अब ये जो 5G देने का 4G को बाईपास करते हुए सीधे जो ये एस्केप वेलोसिटी लेके 5G पे जाएगा तो ये जो है इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो फाइबर है या बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ निजी इंटरेस्ट जुड़े हुए हों। टावर से लेके फाइबर से लेके बहुत सारी चीजें स्टेट अपना खड़ा करेगा और फिर बाद में वो उसी तरह से ट्रांसफरेबल हो जाएगा जैसे पिछली बार हुआ। हो सकता है। तो अब ये चीजें स्पेकुलेटिव हैं, लेकिन इस तरह की भी मतलब खासकर जो पिंक पेपर्स हैं, जो वित्तीय समाचार पत्र हैं, उसमें इस तरह के भी कई तरह की चर्चाएं मैं देखता हूँ।
शार्दुल? देखिए, बीएसएनएल से जुड़ी आपने बात की और मैं सच बताऊं, मैंने उसके बारे में उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन 5G के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो 5G के लिए हमें ज़रूर एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि अब हम उस फेज़ में शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा 4G के लिए 2012 था, उसी तरीके से। क्योंकि 5G नेटवर्क में देखिए, एक तो टावर की जो हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी रेंज कम होगी, काफ़ी 10 गुने से थोड़ी कम होगी। इसके लिए ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इस के लिए ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे संख्या में, लेकिन वो सस्ते होंगे। दूसरी चीज़, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नेटवर्क की क्षमता, यानी मतलब लो लेटेंसी का नेटवर्क है। लेटेंसी होती है कि बहुत ही तेज़ स्पीड होते हुए भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है हमारे एक्शन का। जैसे हमने माउस को क्लिक किया तो वहाँ क्लिक हुआ, वो लेटेंसी होती है नेटवर्क की। बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, है ना, और स्पीड भी ज़्यादा होगी, कहीं ज़्यादा। तो इससे आपको उपभोक्ताओं के लिए, हमारे लिए यूज़ करने से छोड़ के पहले रिमोट सर्जरीज, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम लेटेंसी का 1 मिलीसेकंड है। आप देखिए 4G का बहुत तेज भी 50 मिलीसेकंड होता है, वो कम है, लेकिन नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा है वो। बाकी सारी वर्चुअल चीज़, गेमिंग, उपभोक्ता, ये तो अलग है, लेकिन रिमोट सर्जरी, ऑटोमेटेड सिस्टम्स जैसे कि जो स्मार्ट फ्रिज होते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपडेट कर दें, और अगर आप लिंक्ड हैं अपने सुपर स्टोर से, तो आपके फ्रिज में सामान खत्म होते ही फ्रिज खुद ही पिंग कर देगा। वो नेटवर्क में कैपेसिटी है। और इसमें एक नेटवर्क टावर ही, इस 4G में क्या होता है, आपको जो संस्थानों को, इंडस्ट्रीज़ को देने पड़ते हैं नेटवर्क, वो अलग होते हैं, है ना, और उपभोक्ताओं के लिए अलग होते हैं। इसमें एक नेटवर्क की रेंज को ही स्लाइस करके बांटा जा सकता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन 5G के बारे में जो आपने वो बात कही BSNL की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लॉन्च कैसे करेगा। 5G तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया 8 शहरों में, दिल्ली में एयरटेल पे अवेलेबल है, अगर आपका फ़ोन चला नहीं, सकता सब ने है तो। अपने डेडलाइन के, जैसे नेक्स्ट मंथ के एंड से जियो शुरू करेगा, एयरटेल ने कुछ जगह शुरू कर दिया, वोडाफोन भी उसके बाद। इनका कहना है कि ये 2022 के अंत के बाद शुरू करेगा BSNL। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनके पास, जो आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, इनको अपने सब्सक्राइबर्स के फ़ोन अपडेट कराने पड़ेंगे। इसमें केवल सिम से काम नहीं होगा। केवल सिम वाली बात नहीं, जब इनके पास 4G टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों ने लेना बंद कर दिया BSNL, तो अब ये पूरी तरह से जीरो से एक प्लेयर के शुरू करने की स्थिति होगी ना, क्योंकि अब तो 3G सपोर्ट कर, अगर 3G भी कोई BSNL किसी समय यूज़ करता था, तो अब तो मोबाइल ही 3G सपोर्ट वाले नहीं रह गए। बीच में पूरी जनरेशन के पास 4G सपोर्टेड में मोबाइल है, तो आपका तो डिवाइस सपोर्ट कर रहा है ना, आपका सिम सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो किसी प्लेयर को आप ले आ रहे हैं, तो वो जीरो से शुरू करेगा। बाय द वे शार्दुल, बीच में उसकी जो है, ये तो डेटा और इंटरनेट कनेक्शन बाद की चीज है। मतलब उसकी कॉलिंग ही बहुत पे खराब हो लोगों की गई, विश्वसनीयता बहुत खराब हो गई थी, यहाँ तक कि ड्रॉप आउट, मतलब आवाज उसका फुल फॉर्म हो गया था, बाहर से लगेगा लिमिटेड। तो ये स्थिति है, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिहाज से मैं अगर एक बात कहूँ, तो शार्दुल ने जो बताया, जितना मुझे समझ में आया उतना ही आपको भी समझ में आएगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये जो बहुत टेक्निकलिटी है कि आप कैसे क्लिक करेंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा मामला 5G में, तो ले देकर मुझे समझ में आया कि बहुत तेज़ हो जाएगा मामला। तो बहुत तेज़ जो हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गुणवत्ता में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करे। फिर भी टेक्नोलॉजी का ज़माना, और टेक्नोलॉजी बदलती ही रहेगी हमेशा, ये भी अंतिम सत्य है। और आज जो 5G है वो कल 6G पे जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हमेशा होते रहेंगे, आपके उपकरण बदलते रहेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, सरकारों की नीयत बदले। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। BSNL का जिक्र मैंने सिर्फ इसी लिहाज से, इसी नीयत से यहाँ पर किया था कि किस तरह के मोटिव के साथ चीज़ें, हमारे देश में कंपटीशन कमीशन बनाया गया था कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस था कैपिटलिज्म में। जब आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में क्रोनी कैपिटलिज्म हो सकता है, लोग भाई भतीजावाद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं कि मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर रहें, ताकि कंज्यूमर का अल्टीमेट हित सधे, उसको फ़ायदा हो। लेकिन हमने क्या देखा कि उस कंपटीशन कमीशन में भी लोग बैठे रह गए, और देश का टेलीकॉम सेक्टर भी मोनोपोलाइज हो गया एक दो कंपनियों के हाथ में। ये सच है। तो इसलिए BSNL का जिक्र मैंने किया कि, और आनंद ने एक इशारा किया कि एक बार फिर से इसमें इन्वेस्ट करेगी सरकार, एक बार फिर से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और फिर सरकार की नीयत कहाँ है, क्या किस तरह की है, हमें नहीं पता। फिर उसके साथ वही सौतेला व्यवहार और वो चीज़ें कहीं और से इस्तेमाल होंगी। इसके साथ ही हम अब रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। मेरे इस हफ्ते 3 रिकमेंडेशन हैं। पहला, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी की रिपोर्ट, ये
ईंधन को लेकर है कि बायो सीएनजी भविष्य का ईंधन हमारा कैसे बन सकता है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। दूसरा, अभी गांधी जयंती गई और हमारी पिछली चर्चा के बाद गांधी जयंती भी आई, विजयदशमी भी आई। तो पिछले वर्ष टिप्पणी में गांधी जयंती पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। मैं चाहूँगा अगर कोई देखना चाहे तो उसे फिर से देखे, गांधी जी से जुड़ा हुआ। और तीसरी मेरी रिकमेंडेशन भी वही है, इस हफ्ते की भी टिप्पणी मुझे हंसी इसलिए आई और मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक समाचार, मुझे मतलब वो देख के खुद हंसी आया, समाचार का पीस कि टीवी चैनल बता रहा था कि उल्का से हीरे गिरेंगे तो सब अरबपति हो जाएंगे। मतलब आप ये भी भूल गए कि अगर सबके पास हीरे होंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था कि अभी हमने पूरे इस चर्चा में डिस्कशन बातचीत की कि 80 करोड़ लोगों का और कैसे जो गैर बराबरी बढ़ी है, और उसके ऊपर अगर कोई ये समाचार चैनल इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है कि उल्का पिंड से पूरे हर नागरिक दुनिया का अरबपति हो जाएगा तो फिर सारा खेल ही बदल जाएगा पूरी दुनिया का। ये और पूरी सिंसियरिटी से, पूरी गंभीरता से इस खबर को एंकर ने प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से इसको बाकी लोगों के सामने ले आना मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं वो बहुत अच्छा था। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखिए, नमक की तरह, अगर सबके पास ही नमक की तरह नहीं, नमक है सब जगह, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है, 20 रुपए किलो है। पहला बार अगर हीरे सबके पास आ गए तो अरबपति थोड़ी होगा, फिर वो पत्थर की तरह 10 रुपए किलो बिकेगा। तो आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मेरा 2 रिकमेंडेशन है, और पहला जो है एक सीरीज टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है जियो पॉलिटिक्स करके, वो जीपिंग से लेकर चाइना के जो शासक हैं, राष्ट्रपति हैं, शासक का, तो उनको लेकर है। तो इसे इसे लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके 5 भाग आ चुके हैं। विजय गोखले जो हमारे पहले विदेश सचिव थे और चीन में भारत के राजदूत भी रहे हैं, और भारत में ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें मैंड्रिन पर कमांड है जी। तो और इन्होंने चीनी समाज को, राजनीति को और कई उसके नीतियों को चीन की दृष्टि से देखा है, फिर भारत की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, और उसके अलग-अलग आयाम को, और काफ़ी अच्छे से लेमैन को अगर समझना है, अगर डिफरेंट लेयर्स चाइनीज सोसाइटी पॉलिटिक्स का, तो एक अच्छा सीरीज। और दूसरा मेरा है कि ये जो पहाड़ी और बकरवाल और गुर्जर को जो आरक्षण देने की बात गृह मंत्री ने कही है जम्मू और कश्मीर में, तो उस पर प्रवीण स्वामी का प्रिंट पे एक लंबा निबंध है, और उसमें उन्होंने इसके अलग-अलग आयामों को ऐतिहासिक दृष्टि से, वो मुगल काल से लेके सिख रंजीत सिंह के राज के लेके, फिर डोगरा राजाओं के लेके, और वर्तमान आज़ादी के बाद जो परिस्थिति है उसमें दिखाया है, और उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर अच्छा विश्लेषण किया है। लंबा निबंध है प्रिंट में। हालांकि उसका जो हेडलाइन है वो थोड़ा सा जो है कि निबंध के का जो सार है उसको ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मतलब उसके हेडलाइन पे नहीं जाइए। मेरे ख्याल से जो निबंध है उसमें कई सारे ज्यादा तत्व हैं। किदवई साहब? अतुल, मैं राजनीति में हमारे देश में सबको इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है। वो थोड़ा सा पुराना वो है, लेकिन अब उसका एक 5th एपिसोड आ रहा है, क्राउन, जो नेटफ्लिक्स में दिखाया जा रहा है, जो ब्रिटिश राज्य परिवार के बारे में है, लेकिन उसमें पूरी ब्रिटानिया की राजनीति शुरू से लेके अब तक, शुरू से मतलब ये कि जो इस सदी की शुरुआत से जॉर्ज पंजुम से लेके अब तक की है, बहुत अच्छी है। और उसमें जो क्वीन या किंग, जो उसके बारे में, उसके अंदर जो उसकी समस्याएं या उसके जो चैलेंजेस होते हैं, जो उसकी मुश्किलात होती है, उन सबको बखूबी, और ब्रिटेन की राजनीति जो भारतीय राजनीति से काफी मिलती जुलती है, या हमारा और ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी मानों में मिलता जुलता है, वो लोग जरूर देखें। बहुत रोचक है, बहुत ईमानदारी और साफगोई से वो सीरियल बनाया गया है। उसका नया जो एक 5th सीजन जो है वो अभी 9 नवंबर से शुरू होने वाला है। मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। एक तो इंडियन एक्सप्रेस में पी वैद्यनाथन अय्यर का एक लेख छपा है,
इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रस्ताव आया है इसके ऊपर, और बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से उन्होंने एक ऑप-एड लिखा है कि कैसे ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है या जो जहाँ पर इलेक्शन कमीशन घुसने की कोशिश कर रहा है वो गैर ज़रूरी है और उसको इससे बचना चाहिए और उसकी क्या खामियां हैं। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है एक पॉडकास्ट जो द इकोनॉमिस्ट पे है। मैं अभी इसको सुनने की प्रक्रिया में हूँ, सुन रहा हूँ। द इकोनॉमिस्ट पे बेसिकली शी जिनपिंग के ऊपर 8 पार्ट का एक सीरीज पॉडकास्ट का है और बहुत ही इन डेप्थ डिटेल इतनी लंबी पॉडकास्ट सीरीज आई है। मैं अभी सुनने की प्रक्रिया में, पहला दूसरा मैंने शुरू किया, लेकिन जितना बढ़िया है और जितना वो बांधे रखने वाला है कि सारे के सारे ही उसमें अच्छे होंगे। और बेसिकली जिनपिंग के फादर माओ के सहयोगी थे और किस तरह से वहाँ पर, और उनके साथ भी उसके बाद शी जिनपिंग के फादर को भी डिटेन किया गया, उनको डाल दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया और यातनाएं दी गई, और उसके बावजूद उस आदमी का कम्युनिज्म से जो प्रेम बना रहा और फिर बाद में पूरा, तो ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर वो 8 पार्ट का पूरी जर्नी जो है उनकी शी जिनपिंग की, उस पर है ये। तो मैं सुन रहा हूँ और बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। तो ये दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हमसे जुड़ने के लिए रशीद किदवई साहब, आनंद और शार्दुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।